देवगढ़ जिले के रामनगर कस्बे में एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार के बुजुर्ग माता पिता, बड़ा बेटा रोहित और छोटा बेटा आदित्य और रोहित की पत्नी प्रिया रहते थे। घर भले ही साधारण था, लेकिन कभी उसमें प्यार और अपमान कम नहीं था। आदित्य अपने माता पिता का बहुत सम्मान करता था। वह मेहनती और सीधा साधा लड़का था। दूसरी तरफ उसका बड़ा भाई रोहित भी शुरू में अच्छा था, लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदलने लगा। रोहित की पत्नी प्रिया बहुत चालाक और महत्वाकांक्षी महिला थी। शादी की शुरुआत दिनों में उसने पूरे परिवार का दिल जीत लिया। वह मीठी बातें करती, सबकी सेवा करती और खुद को आदर्श बहू साबित करती। लेकिन धीरे धीरे उसका असली चेहरा सामने आने लगा। वह घर के हर फैसले में हस्तक्षेप करने लगी। उसे पसंद नहीं था कि घर में कोई उसकी बात काटे। रोहित पहले से ही उसकी बातों में रहता था, लेकिन कुछ ही महीनों में उसने आदित्य को भी अपने प्रभाव में लेना शुरू कर दिया। प्रिया हमेशा आदित्य की तारीफ करती, उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखती और धीरे धीरे उसे अपने पक्ष में कर लिया। आदित्य समझ नहीं पाया कि उसके साथ एक खेल खेला जा रहा है। माता पिता यह सब देख रहे थे, लेकिन परिवार टूटने के डर से चुप रहते थे। समय बीतता गया और आदित्य की शादी की बात चली। काफ़ी खोजबीन के बाद उसके लिए निशा नाम की एक लड़की पसंद की गई। निशा गरीब परिवार की थी, लेकिन संस्कारिक, समझदार और मेहनती थी। शादी सादगी से हुई। जब निशा दुल्हन बनकर घर आई तो उसकी आंखों में हजारों सपने थे। उसे लगा था कि उसे एक प्यार करने वाला पति और खुशहाल परिवार मिलेगा, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही उसकी उम्मीदें टूटने लगी। उसने महसूस किया कि आदित्य उससे दूरी बनाकर रखता है। वह उससे ज़्यादा बात नहीं करता था। जब प्रिया के साथ घंटों बैठकर बातें करता था, निशा को यह सब अजीब लगती थी। एक दिन उसने हिम्मत करके आदित्य से पूछा, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? आदित्य ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, तुम बेवजह बात मत किया करो। तुम्हें जैसे रहना है वैसे रहने दो। यह सुनकर निशा का दिल टूट गया, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह सोच रही थी कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, मगर हालात और बिगड़ते गए। प्रिया जानबूझकर दोनों पति पत्नी के बीच दूरी बढ़ाती रही। वह हर बात में निशा की बुराई करती और आदित्य को उसके खिलाफ भड़काती रहती। एक दिन निशा ने आदित्य से कहा, पति पत्नी का रिश्ता विश्वास से चलता है, तुम मुझे मौका तो दो। लेकिन इस बार आदित्य गुस्से में आ गया। उसने कहा, अगर तुमने दोबारा ऐसी बातें की तो अच्छा नहीं होगा। निशा की आंखों में आंसू बह निकले। कुछ दिनों बाद उसने फैसला की कि वह कुछ समय के लिए अपनी माँ के घर चली जाएगी। उसे उम्मीद थी कि उसके जाने के बाद शायद आदित्य को उसकी अहमियत समझ आए। जिस दिन वह घर छोड़ जा रही थी, उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा। उसे लगा शायद आदित्य उसे रोक लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आदित्य चुपचाप खड़ा रहा। उधर प्रिया के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। निशा के जाने के बाद उसने आदित्य को अपने जाल में और भी फंसा लिया। एक शाम उसने कहा, आदित्य, अगर तुम विदेश चले जाओ तो बहुत पैसा कमा सकते हो। आदित्य ने कहा, लेकिन घर परिवार? प्रिया बोली, हम सब संभाल लेंगे, तुम बस अपने भविष्य के बारे में सोचो। धीरे धीरे उसने आदित्य को पूरी तरह मना लिया। कुछ महीनों की तैयारी के बाद आदित्य विदेश जाने के लिए तैयार हो गया। माता पिता को लगा कि उनका बेटा उज्जवल भविष्य बनाने जा रहा है। उन्होंने खुशी खुशी उसे विदा किया, लेकिन उन्हें पता था कि आदित्य के जाते ही उनके जीवन में ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा।
विदेश के लिए रवाना होते समय आदित्य ने आखिरी बार अपने घर के तरफ देखा। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वह अब वापस लौटेगा, तब यह घर उसका इंतज़ार नहीं कर रहा होगा। आदित्य के विदेश जाने के बाद रामनगर वाले घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। जिस घर में कभी हंसी खुशी गूंजती थी, वहाँ अब स्वार्थ और लालच का राज होने लगा। शुरुआत में रोहित और प्रिया ने अपने असली इरादे छिपा रखे थे। वे माता पिता के सामने बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। उसे लगता था कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों एक बड़ी योजना बना रहे थे। एक रात जब सभी सो चुके थे, तब प्रिया ने रोहित से कहा, अब आदित्य यहाँ नहीं है, यही मौका है। अगर अभी कुछ नहीं किया तो बाद में सारी संपत्ति बांटनी पड़ेगी। रोहित थोड़ा घबराया, लेकिन माँ बाबूजी मानेंगे कैसे? प्रिया मुस्कुराई, मनाने की ज़रूरत नहीं, बस उनसे कागज़ों पर अंगूठा लगवा लो, बाकी मैं संभाल लूँगी। लालच धीरे धीरे रोहित की आंखों पर पर्दा डाल चुका था। अगले ही सप्ताह वह अपने माता पिता को तसल्ली ले गया। उसने कहा, बाबा, कुछ सरकारी कागज़ है, पेंशन से जुड़ा काम है, अगर हस्ताक्षर नहीं हुए तो परेशानी हो सकती है। बूढ़े माता पिता ने बिना शक किए कागज़ों पर अंगूठा लगा दिया। उन्हें क्या पता था कि वे अपनी ही ज़मीन और घर अपने बेटे नाम कर रही है। कुछ दिनों बाद सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई। अब घर, ज़मीन और बाकी संपत्ति पूरी तरह से रोहित के नाम हो चुकी थी। जब प्रिया को यह खबर मिली तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन उसकी लालच यहीं ख़त्म नहीं हुई। एक दिन उसने रोहित से कहा, अब इन बूढ़ों को घर में रखने का क्या फ़ायदा, खर्च ही बढ़ाते हैं। रोहित चुप रहा, उसने विरोध नहीं किया, यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अगली सुबह जब माता पिता उठे तो उन्होंने देखा कि उनका सामान घर के बाहर रखा हुआ है। वे घबरा गए। माँ ने कांपती आवाज़ में पूछा, बेटा यह सब क्या है? रोहित ने नज़रें झुका ली। इससे पहले कि वह कुछ बोलता, प्रिया आगे बढ़ी। उसने कठोर आवाज़ में कहा, अब यह घर हमारा है, आप लोग कहीं और जाकर रहिए। दोनों बुजुर्ग को विश्वास ही नहीं हुआ। जिस बेटे को उन्होंने अपनी भूख मारकर पाला था, वही आज उन्हें घर से निकलने को कह रहा था। माँ रोते हुए बोली, बेटा, हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन इस बार रोहित का दिल पत्थर बन चुका था। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। उस दिन दोनों बूढ़े माता पिता सड़क पर आ गए। कुछ दिनों तक उन्होंने रिश्तेदारों के यहाँ सहारा लेने की कोशिश की। किसी ने 2 दिन रखा, किसी ने 4 दिन, लेकिन आखिर कब तक? धीरे धीरे सभी ने मुंह मोड़ लिया। आखिरकार मजबूर होकर वे रेलवे स्टेशन पहुंच गए। वहीं प्लेटफॉर्म के एक कोने में उनकी अपनी ज़िंदगी का नया और सबसे दर्दनाक अध्याय शुरू किया। पेट की आग बुझाने के लिए उन्हें लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ा। कभी कोई 10 रुपये देता, कभी कोई खाना दे देता। कई बार पूरा दिन भूखे ही गुजर जाता। बरसात की रातों में वे भीगते रहते। कभी वे तपती ज़मीन पर बैठते। सर्दियों में ठंडी हवा उनकी हड्डियों तक को जमा देती, लेकिन उनकी हालत पूछने वाला कोई नहीं था। उधर रोहित और प्रिया ने घर बेच दिया। उन्हें अच्छी खासी रकम मिल गई। दोनों पैसे लेकर प्रिया के मायके चले गए। शुरुआत में वहाँ उनका खूब स्वागत हुआ। महंगे कपड़े, अच्छा खाना और आराम जिंदगी। उन्हें लगने लगा कि उन्होंने सही फैसला लिया है, लेकिन किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कुछ महीनों बाद मौजूद पैसा कम होने लगा। खर्च बढ़ता गया। आमदनी का कोई साधन नहीं था। जैसे जैसे पैसा खत्म होता गया, वैसे वैसे प्रिया के मायके वालों का व्यवहार बदलने लगा। जो लोग कभी उनके सिर आंखों पर बैठाते थे, अब ताने देने लगे। एक दिन प्रिया के पिता ने साफ शब्दों में कहा,
कब तक हमारे भरोसे रहोगे? अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो। यह सुनकर दोनों के चेहरे उतर गए, लेकिन स्थिति और ख़राब होती चली गई। इसी दौरान दूसरी तरफ निशा की ज़िंदगी में भी बड़ा तूफान आ गया। जिस माँ के सहारे वह जी रही थी, उसका अचानक निधन हो गया। अब निशा पूरी तरह अकेली हो चुकी थी। उसके पास ना कोई भाई था, ना कोई दूसरा सहारा। कई दिनों तक वह सोचती रही कि अब क्या करे। आखिर उसने फैसला किया कि उसे अपने ससुराल वापस जाना चाहिए। वह एक दिन रामनगर पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। घर पर बड़ा सा ताला लटका हुआ था। घबराकर उसने पड़ोसियों से पूछा, सब लोग कहाँ गए? पड़ोसियों ने बताया। उसे सुनकर उसके आंखों में आंसू आ गए। उसे पता चला कि रोहित और प्रिया घर बेचकर जा चुके हैं और उसके सास ससुर रेलवे स्टेशन पर भीख मांगकर जीवन गुजार रहे हैं। यह सुनते ही निशा बिना देर किए रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ी। भीड़ के बीच काफ़ी तलाश करने के बाद उसने अपने सास ससुर को देखा। दोनों एक कोने में बैठे हुए थे। उनके सामने एक पुराना कटोरा रखा था। उन्होंने देखकर निशा का दिल फट गया। वह दौड़कर उनके पास पहुंची और उनके पैर में गिरकर रोने लगी। माँ ने जैसे ही निशा को देखा, उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। निशा ने उसी पल फैसला कर लिया। उसने कहा, अब आप लोग अकेले नहीं हैं। जब तक मैं ज़िंदा हूँ, आपको भूखा नहीं रहने दूंगी। उस दिन से निशा स्टेशन को अपना घर बना लिया। वह छोटी मोटी चीज़ें बेचती, लोगों के घरों में काम करती और जो भी कमाती उसे अपने सास ससुर के पेट भरती। तानों का जीवन कठिन था, लेकिन अब वे अकेली नहीं थी। उन्हें पता था कि दूसरी तरफ विदेश में बैठा आदित्य अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई से अभी अनजान था और जल्द ही वह दिन आने वाला था जब 2 साल बाद उसकी वापसी पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाली थी। देखते ही देखते पूरे 2 साल बीत गए। विदेश में आदित्य दिन रात मेहनत करता रहा। उसने कई मुश्किलें झेली, लेकिन उसके मन में हमेशा एक ही सपना था, अपने परिवार के लिए बेहद जीवन बनाना। वह अक्सर सोचता था कि जब वह वापस लौटेगा तो माँ बाबूजी बहुत खुश होंगे। वह निशा से भी अपनी गलतियाँ के लिए माफ़ी मांगेगा और एक नई शुरुआत करेगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके पीछे सब कुछ बदल चुका है। आखिर वह दिन आ गया जब आदित्य अपने देश लौट रहा था। उसके हाथ में कुछ सामान था और दिल में हजारों सपने। जैसे ही वह रामनगर पहुंचा, उससे पहले अपने घर की तरफ गया, लेकिन घर के सामने पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटका हुआ था। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह भागकर पड़ोसियों के पास गया और पूछा, क्या हुआ? घर बंद क्यों है? माँ बाबूजी कहाँ हैं? पड़ोसियों ने जब पूरी सच्चाई बताई तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे पता चला कि रोहित और प्रिया की संपत्ति हड़प ली, घर बेच दिया और उसके माता पिता को घर से निकाल दिया। यह सुनते ही आदित्य की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। अगर वह अपने परिवार को छोड़कर विदेश नहीं गया होता तो शायद यह सब कभी नहीं होता। कांपते कदमों से वह रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। हर कदम उसके साथ दिल और भारी होते जा रहा था। स्टेशन पर पहुंचकर उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। लोगों के भीड़ के बीच अपने माता पिता को खोजने लगा। अचानक उसकी नज़र प्लेटफॉर्म के एक कोने पर पड़ी। वह 2 बूढ़े लोग बैठे थे। उनके कपड़े पुराने थे और चेहरे पर गरीबी की गहरी लकीरें थीं। आदित्य धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। उसी समय उसके माता पिता ने उसे देखा नहीं। उन्होंने आदत के अनुसार हाथ आगे बढ़ाया और कहा, बेटा कुछ खाने के लिए दे दो। यह सुनते ही आदित्य का दिल टूट गया। वह उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज़ में कहा, बाबा मैं हूँ आपका आदित्य। यह सुनते ही दोनों बुजुर्ग उसका चेहरा गौर से देखा। अगले ही पल उनकी आंखें भर आईं।
माँ ने कांपते हाथों से उनके चेहरे को छुआ। फिर तीनों एक दूसरे से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। स्टेशन पर मौजूद कई लोग यह दृश्य देखकर भावुक हो गए। उसी समय पीछे से एक परिचित आवाज़ सुनाई दी, आदित्य। आदित्य ने मुड़कर देखा, वह निशा थी। उसके हाथ में सब्जियों की टोकरी थी। वह शायद कुछ सामान बेचकर लौट रही थी। आदित्य उसे देखकर कुछ पल चुप रहा। निशा की आंखों में आंसू थे। वह उसके पास आई और बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको छोड़कर चली गई थी। आदित्य ने तुरंत सर हिलाया, नहीं निशा, गलती मेरी थी। मैंने कभी तुम्हें समझाने की कोशिश ही नहीं की। इतना कहकर उसने निशा का हाथ पकड़ लिया। 2 साल की दूरी एक पल में ख़त्म हो गई। उस दिन आदित्य ने फैसला कर लिया कि वह अब अपने परिवार को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उसी शाम उसने सबको स्टेशन से वहाँ से निकाला और सब्जी मंडी के पास उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। कमरा छोटा था लेकिन उसमें अपनापन था। कई साल बाद परिवार को फिर छत मिली। अगले दिन से आदित्य ने काम की तलाश शुरू कर दी। उसने मंडी में मौजूद काम मिला। वह सुबह से शाम तक मेहनत करता। निशा भी पीछे नहीं रही। वह घर संभालने के साथ साथ छोटी मोटी चीज़ें बेचने लगी। माता पिता भी उनका हौसला बढ़ाते रहे। धीरे धीरे घर की हालत सुधरने लगी। कुछ महीनों बाद निशा ने एक सुझाव दिया। उसने कहा, अगर हम अपनी छोटी सी सब्जी का दुकान करें तो आमदनी बढ़ सकती है। आदित्य को यह बात पसंद आई। उसने अपनी बचत से एक छोटी सी दुकान लगवा दी। निशा सुबह मंडी में ताज़ी सब्जियां लाती और पूरे दुकान संभालती। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। दुकान अच्छी चलने लगी। फिर एक दिन आदित्य ने खुद की छोटी आड़त शुरू कर दी। अब वह सिर्फ मजदूर नहीं रहता था बल्कि कारोबार भी संभालने लगा था। कुछ ही वर्षों में उसकी पहचान मंडी के मेहनती और ईमानदार व्यापारी से होने लगी। परिवार की जिंदगी फिर से पटरी पर आ चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ रोहित और प्रिया की हालत लगातार खराब हो रही थी। पैसा खत्म हो चुका था। ससुराल वालों ने भी उसे घर से निकाल दिया था। अब वे दर दर भटक रहे थे। कई बार उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता था। तभी उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। रोहित रोते हुए कहा, जिस माँ बाप ने हमें पाला पोसा बड़ा किया, उन्हीं को हम सड़क पर ला दिए। प्रिया अब भी पहले जैसा नहीं रही। उनकी आंखों से अहंकार पूरी तरह गायब हो चुका था। एक दिन भटकते भटकते दोनों उसी मंडी में पहुंच गए जहां आदित्य का कारोबार था। वहां पहुंचकर वे हैरान रह गए। जिस भाई को उन्होंने कभी महत्व नहीं दिया था, वही आज सम्मान और मेहनत से बल पर सफल इंसान बन चुका था। उन्होंने दूर खड़े होकर माता पिता और निशा को भी देखा। सबके चेहरे पर संतोष था। रोहित और प्रिया की आंखों शर्म से झुक गई। दोनों धीरे धीरे आदित्य के पास पहुँचे। फिर अचानक उसके पैरों में गिर पड़े। रोहित रोते हुए बोला, भाई हमें माफ़ कर दो, हमने लालच में आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। प्रिया भी रोते हुए बोली, हम अपने किए की सज़ा पा चुके हैं। आदित्य कुछ देर तक चुप रहा। उसके दिल में पुराने जख्म अभी ताज़ा थे, लेकिन तभी उसके पिता आगे आए। उन्होंने कहा, बेटा, नफ़रत से कभी परिवार नहीं जुड़ते। अगर गलती मान ली जाए तो इंसान को एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। आदित्य ने अपने पिता के तरफ देखा, फिर उसने गहरी सांस ली। कुछ पल बाद उसने रोहित और प्रिया को उठाया। उसने कहा, मैं अतीत नहीं बदल सकता, लेकिन भविष्य ज़रूर बदल सकता हूँ। यह सुनते ही दोनों की आंखों में आंसू बहने लगे। कुछ दिनों बाद आदित्य ने उसके लिए भी एक छोटी सी सब्जी दुकान लगवा दी। इस बार रोहित और प्रिया अपनी गलती से सीख ली थी। उन्होंने मेहनत और ईमानदारी का रास्ता चुना। धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी सुधरने लगी। समय के साथ पूरा परिवार फिर से एक हो गया। त्योहारों पर सभी साथ बैठते, हंसते और पुरानी बातें से सीख लेते।
माता पिता सम्मान के साथ अपना जीवन बिताने लगे। निशा और आदित्य का रिश्ता पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुका था। अब उनके बीच विश्वास, सम्मान और सच्चा प्यार था। कई साल बाद एक शाम पूरा परिवार घर के आंगन में बैठा था। माँ ने सभी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पैसा खो गए तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन रिश्ते टूट जाए तो उन्हें जोड़ने की पूरी ज़िंदगी लग जाती है। सबकी आंखें नम हो गईं, क्योंकि वे जानते थे कि यह बात बिल्कुल सच है। उस दिन सभी ने मन ही मन वादा किया कि अब कभी लालच को अपने रिश्तों के बीच नहीं आने देंगे। और इसी के साथ इस परिवार का ज़िंदगी में एक नया सवेरा शुरू हुआ, जहां दर्द की जगह अपनापन था, नफ़रत की जगह माफ़ी थी और टूटे हुए रिश्तों की जगह फिर से बसा हुआ परिवार था। कहानी से सीख, लालच इंसान से उसकी समझ छीन लेती है, लेकिन सच्चा पश्चाताप, मेहनत और माफ़ी टूटे हुए रिश्तों को कभी फिर से जोड़ सकते हैं। सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं बल्कि परिवार का साथ होता है और विश्वास। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी यहाँ तक के देखने के लिए धन्यवाद।